किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की पहेली को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी सवाल क्या होता है? अक्सर वो एक ही सवाल होता है, मौत हुई तो हुई कब? आज हम इसी सवाल के जवाब को साइंस की नज़रों से देखने वाले हैं कि कैसे हमारा शरीर खुद ही एक केमिकल घड़ी बन जाता है जो मौत के बाद भी लगातार चलती रहती है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, पर है बिल्कुल सच। मौत कोई स्विच ऑफ करने जैसा नहीं है। जिस पल दिल की धड़कन रुकती है, उस पल से शरीर की कोशिकाओं के अंदर एक अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। ब्रेन सेल्स कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देते हैं, पर स्किन या बोन सेल्स कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। और मौत का यही फैला हुआ प्रोसेस हमें वो सुराग देता है जिनकी हमें तलाश होती है। हर इन्वेस्टिगेशन इसी एक सवाल से शुरू होती है, और एक फोरेंसिक साइंटिस्ट के तौर पर इस सवाल का जवाब देना ही मेरा काम है। लेकिन ये जवाब उतना सीधा साधा नहीं होता जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। असल में ये एक तरह की मॉलिक्यूलर जासूसी है, और हर शरीर अपनी कहानी अपने तरीके से बताता है। अब इससे पहले कि हम इस नए दिलचस्प विज्ञान में गोता लगाएं, ये समझना जरूरी है कि पुराने तरीके आखिर काफी क्यों नहीं थे। दरअसल पुराने तरीके हमें अक्सर एक इतनी बड़ी और भरोसे के लायक न हो सकने वाली टाइम विंडो देते थे जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास मदद नहीं कर पाती थीं। रिगर मोर्टिस मतलब मौत के बाद शरीर का अकड़ जाना इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रोसेस लगभग 3 घंटे बाद शुरू होता है, 12 घंटे में अपनी पीक पर होता है और फिर 36 से 72 घंटों में खत्म हो जाता है। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी रेंज है। क्या मौत 15 घंटे पहले हुई या 35, इस फर्क से पूरी जांच की दिशा बदल सकती है। ये स्लाइड एक सीधी सीधी तुलना दिखाती है। एक तरफ है पारंपरिक तरीके जो तापमान और नमी जैसे बाहरी फैक्टर्स से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और दूसरी तरफ है बायोकेमिकल एनालिसिस। ये किसी के अंदाजे पर नहीं चलता, ये सीधे सीधे डेटा पर आधारित है, उन केमिकल बदलावों पर जो मौत के बाद हर शरीर में एक तय रफ्तार से होते हैं। तो ये केमिकल घड़ी आखिर है क्या? देखिए, जब शरीर में खून का बहना बंद हो जाता है तो हमारी कोशिकाओं के अंदर एक पूरी तरह से नई दुनिया शुरू हो जाती है। वो समझ लीजिए एक अलग ही रूल बुक से काम करने लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया का दिल है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। जब हम जिंदा होते हैं तो हमारी कोशिकाएं एनर्जी के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। इसे कहते हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म। मौत के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है, लेकिन कोशिकाएं फौरन हार नहीं मानती। वो प्लान बी पे चली जाती हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बनाने की कोशिश करती हैं, और बस यहीं से हमारी केमिकल घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाती है। ये स्विच एक केमिकल चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। शरीर ज्यादा एसिडिक होने लगता है, जिससे उसका पीएच गिर जाता है। सेल के अंदर मौजूद छोटे डाइजेशन बैग्स, जिन्हें लाइसोसोम कहते हैं, फट जाते हैं और अपने एंजाइम छोड़ देते हैं। इससे होता यह है कि कोशिकाएं खुद को अंदर से ही पचाना शुरू कर देती हैं। इसे कहते हैं ऑटोलाइसिस। और सबसे जरूरी बात, इस प्रोसेस से खून में केमिकल्स की बाढ़ आ जाती है, जिन्हें हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि असल में होता क्या है। हाइपोक्सैंथिन, जो इन्हीं मेटाबोलाइट्स में से एक है, उसका लेवल मौत से पहले बहुत कम होता है, लेकिन मौत के बाद देखिए इसकी मात्रा कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक ऐसा साफ सिग्नल है जिसे हम माप सकते हैं। ये बिल्कुल एक केमिकल धुएं के सिग्नल जैसा है जो कह रहा हो प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो सबसे काम की बात यह है, कुछ मेटाबोलाइट्स सिर्फ बढ़ते नहीं हैं, बल्कि वो एक स्थिर, एक तय रफ्तार से बढ़ते हैं। हाइपोक्सैंथिन, अमोनिया, एनएडीएच और फॉर्मेट, ये हमारे सबसे भरोसेमंद गवाह हैं। समय के साथ इनके बढ़ते कॉन्सेंट्रेशंस को मापकर हम घड़ी को पीछे घुमा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये सब शुरू कब हुआ था। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये केमिकल सुराग मौजूद हैं, लेकिन क्राइम सीन पर इन अदृश्य मॉलिक्यूलर निशानों को हम पढ़ते कैसे हैं? इसके लिए हमें चलना होगा लैब में। इसका प्रोसेस बहुत सिस्टमैटिक है। क्राइम सीन से खून का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है। लैब में उसे बहुत सावधानी से तैयार किया जाता है और फिर उसे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन में डाला जाता है, जिसे मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये मशीन हमारे लिए सारा भारी काम करती है, उन खास मेटाबोलाइट्स की सटीक मात्रा का पता लगाती है जिनकी हमें तलाश है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मास स्पेक्ट्रोमीटर को एक अविश्वसनीय रूप से सेंसिटिव मॉलिक्यूलर स्केल, यानी अणुओं को तौलने वाली मशीन की तरह सोचें। हर केमिकल, हर मेटाबोलाइट का अपना एक अनोखा वजन या मास होता है। ये मशीन मिक्सचर में मौजूद हर चीज को उसके मास के हिसाब से अलग करती है और हमें बताती है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में है।
ये इन छोटे छोटे गवाहों से उनके केमिकल फिंगरप्रिंट लेके पूछताछ करने जैसा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक और किरदार इस कहानी में एंट्री लेता है और ये चीज़ों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। देखिए, हमारा शरीर सिर्फ हमारा नहीं है, ये खरबों माइक्रोब्स का घर भी है। जब हम मरते हैं तो हमारी आंत में रहने वाले बैक्टीरिया, खासकर क्लोस्ट्रीडिया जैसे बैक्टीरिया को एक मौका मिल जाता है। वे आंतों से बाहर निकलकर शरीर के दूसरे अंगों में फैलना शुरू कर देते हैं। वो शरीर को अंदर से बाहर की ओर पचाना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को सड़न कहते हैं और इससे माइक्रोब्स की एक नई कम्युनिटी बनती है जिसे थैनेटोमाइक्रोबायोम यानी मौत का माइक्रोबायोम कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये बैक्टीरिया अपने खुद के मेटाबोलाइट्स भी पैदा करते हैं। तो अब खून के सैंपल में हमारे पास दो तरह के सिग्नल हैं, एक हमारी खुद की मरती हुई कोशिकाओं से और दूसरा इन एक्टिव माइक्रोब्स से। एक फोरेंसिक एनालिस्ट का काम इन दोनों के बीच फर्क करना है, ये समझना कि कौन सा सिग्नल किस कहानी का हिस्सा है। तो वापस आते हैं उस जासूस के सवाल पर। अब हमारे पास सारा डेटा है, सेल्यूलर भी और माइक्रोबियल भी। अब हम इन सब को एक साथ जोड़कर एक बहुत ही साफ तस्वीर बना सकते हैं। और ये रही फाइनल रिपोर्ट। इस समरी टेबल को देखिए। रिगर मॉर्टिस हमें 12 से 36 घंटे की एक बहुत बड़ी कम कॉन्फिडेंस वाली विंडो देता है। लेकिन जब हम अपने केमिकल गवाहों को देखते हैं तो हाइपोक्सेंथिन का लेवल 8 से 10 घंटे पहले हुई मौत की ओर इशारा करता है। अमोनिया का लेवल 9 से 11 घंटे का समय बताता है। इन हाई कॉन्फिडेंस डेटा पॉइंट्स को एक साथ रखकर हम जासूस को एक बहुत ही सटीक और भरोसेमंद टाइम विंडो दे सकते हैं। मौत रात 8 बजे से 11 बजे के बीच हुई थी। ये जानकारी इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये हमें एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। मौत के समय का सटीक पता लगाना तो सिर्फ एक शुरुआत है। मौत के बाद शरीर के अंदर होने वाले ये जटिल केमिकल बदलाव एक पूरी भाषा की तरह हैं जिसे हम अभी अभी समझना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इस भाषा में और माहिर होते जाएंगे, कौन जाने हमारा शरीर हमें अपने और कौन कौन से राज बताएगा।